Hello friends, I hope you all are doing well, and in this video we are going to discuss about one of the most important topic of strength of material, that is theories of failure. So it is the important topic for both civil engineers as well as mechanical engineers. So welcome to Sarthak Mechanical Classes. My name is Sarthak Kaushik. Let's start this video. देखो, थ्योरी ऑफ फेलियर ये जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम कवर करेंगे। इसके लिए कंप्लीट 3 to 4 वीडियोस लगेंगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, ठीक है। सो एक ही वीडियो में अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो इसलिए ये मैंने प्लान किया है कि 3 to 4 वीडियोस में ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर होगा। और ये 3 to 4 वीडियोस अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में कभी भी, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा कोई भी एग्जाम में आप इसको ईजिली सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट वीडियो है इसकी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट हम थ्योरी ऑफ फेलियर पे जाएं उससे पहले कुछ बातों को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स का यूज़ हुआ है, एक है थियरीज एंड सेकंड वन इज़ फेलियर। पहले इनका मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेलियर की। तो यहाँ पे जो हम फेलियर की बात करेंगे तो किसके फेलियर की बात करेंगे, हम यहाँ पे कंपोनेंट के फेलियर की बात करेंगे। किसके फेलियर की बात करेंगे? किसी भी कंपोनेंट के फेलियर की। अब वो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है हमारा, ठीक है। बीम भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है, शाफ्ट भी हो सकती है, कोई भी कंपोनेंट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उस कंपोनेंट के फेलियर की बात करेंगे, और वो कंपोनेंट किसी ना किसी मटीरियल का बना होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल के फेलियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो, फेलियर बोलते किसको है? कोई भी कंपोनेंट हम कब बोलेंगे कि वो फेल हो चुका है, ठीक है। देखो, कोई भी कंपोनेंट अगर हमने बनाया है तो उसके कोई ना कुछ तो पर्पस होगा ना, कुछ तो उसका पर्पस होगा, कुछ तो उसका एम होगा ना, जो हमको उससे चाहिए कि वो उस पर्पस को फुलफिल कर सके इजीली। सो किसी भी कंपोनेंट को हम कब बोलेंगे कि वो फेल हो गया है? व्हेन इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म its functionality, ठीक है। सो कोई भी कंपोनेंट जब अपनी फंक्शनैलिटी को, जो भी फंक्शन उसको प्रोवाइड किया गया है, उसको परफॉर्म करने में एबल नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? फेल कर चुका है, ठीक है। अब देखो, कंपोनेंट के फेल होने का क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक लोडिंग के केस में, ठीक है। तो इस यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो भी ये थियरीज ऑफ फेलियर स्टडी करते हैं वो स्टैटिक लोडिंग के लिए स्टडी करते हैं। डायनामिक लोडिंग के लिए हम मशीन डिज़ाइन में स्टडी करते हैं, उसके लिए हमारे पास सोडरबर्ग इक्वेशन, गुडमैन्स इक्वेशन वगैरह वो होती हैं। तो स्टैटिक लोडिंग में फेलियर का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। देखो, जो फेलियर होगा स्टैटिक लोडिंग में वो 2 टाइप से हो सकता है, ठीक। या तो क्या हो जाए? फ्रैक्चर हो जाए, जो हमारा कंपोनेंट है जो किसी भी मटेरियल का बना हुआ है वो क्या हो जाए? फ्रैक्चर हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। या वो जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या हो जाए? ईल्ड हो जाए, उसमें ईल्डिंग हो जाए। ईल्डिंग का क्या मतलब है? ईल्डिंग मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब सपोज कोई भी अगर मटेरियल है आपका, सपोज ये ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। और जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन थोड़ी आएगा, डायरेक्ट ही क्या होगा? यहाँ से ये ब्रेक होगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें किसी भी डक्टाइल मटेरियल की, ठीक है, सपोज कोई भी डक्टाइल मटेरियल है, सपोज एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम पे अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले ब्रेक होने से पहले क्या होगा? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसकी नोच बनेंगी, ठीक, इस तरह से होगा। उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद जाके ब्रेक होगा। तो डैट मीन्स ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ईल्डिंग हो रही है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम जो हमारा क्राइटेरिया हम लेते हैं फेलियर का, वो ब्रिटल मटेरियल के लिए तो हम लेते हैं क्राइटेरिया फ्रैक्चर का, ठीक है। तो कोई भी ब्रिटल मटेरियल होगा उसके लिए हमारा जो फेलियर का क्राइटेरिया क्या होगा? फ्रैक्चर का। और कोई भी जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए जो हमारा फेलियर का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? ईल्डिंग होगा। डेट मीन्स अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो हम बोलेंगे कि वो हमारा मटेरियल क्या हो गया? डक्टाइल मटेरियल हमारा फेल हो गया, ठीक है। सो इस क्राइटेरिया को लेके हम अपने कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे और इस चैप्टर में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे
दो टर्म्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, ठीक है। एक टर्म है हमारी दैट इज, उसको बोलेंगे हम SYT, ठीक। हेयर Y स्टैंड्स फॉर यील्ड, T स्टैंड्स फॉर टेंशन एंड S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो SYT का मतलब क्या हो गया? यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन, यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। सिमिलरली एक हम टर्म यूज करेंगे SYS। तो SYS क्या हो गया हमारा? यील्डिंग स्ट्रेंथ इन शियर, ठीक। सो SYS हम यूज करेंगे यील्डिंग स्ट्रेंथ इन शियर, और SYT जो हमारी टर्म होगी वो होगी यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन। इसका क्या मतलब है? देखो ये SYS और SYT ये हम प्रैक्टिकली इसको हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, वहां से अब इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज कोई भी आपके पास मटेरियल है, कोई भी ये मटेरियल है, ठीक है। सपोज कोई भी मटेरियल है, ये सपोज मैंने बोल दिया हाई स्पीड स्टील है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? लोड लगा रहे हो और धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो क्या होता जा रहा है? यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो अब क्या होगा? टेंशन में यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाया, ठीक है, और ये यूनिएक्सियल है, ठीक है। तो यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड लगेगा, बस उसी केस में हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे जैसे आप ये लोड इंक्रीज करते जा रहे हो तो स्ट्रेस इंक्रीज करती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इस मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी स्ट्रेस होगी इस मटेरियल पे, ठीक है, जो भी स्ट्रेस आपने अप्लाई की होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? SYT। क्या बोलेंगे उसको? SYT, दैट इज स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। और आप सपोज लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, एक टाइम पे क्या आएगा? ये मटेरियल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा बीच में से, ठीक है। तो उस टाइम पे जिस लोड पे ये मटेरियल ब्रेक हुआ है, उस लोड पे जो भी स्ट्रेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे SUT। उसको क्या बोलेंगे? SUT। SUT स्टैंड फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। U स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट, तो ये क्या हो गया हमारा? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब वो स्ट्रेस जिस पे वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, और यील्डिंग स्ट्रेंथ मींस वो स्ट्रेंथ जिस पे वो मटेरियल क्या हो जाएगा? हमारा यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली SYS क्या हो गया हमारा? वो स्ट्रेंथ, ठीक है, वो शियर स्ट्रेंथ जिस पे मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा? डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सॉरी, सपोज यहाँ पे इसके लिए हम करते हैं, देखो, टॉर्जनल टेस्ट। कोई भी ये शाफ्ट है हमारी, तो इस पे आपने टॉर्क लगाया T, ठीक है, T टॉर्क लगाया। अब T आप टॉर्क इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो यहाँ से जो शियर स्ट्रेस आप निकालोगे T/Z, ठीक है। तो जिस टॉर्क पे इस शाफ्ट में यील्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वही क्या होगा? इसका SYS। क्लियर, ठीक है। इस तरह हम ये SYT, SYS और SUT ये हम हमारे पास इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए पहले से ही है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके। क्लियर। तो ये तो बात होगी हमारी फेल्यूर की, ठीक है। फेलियर किसको बोलते हैं, कैसे कैसे हम फेलियर का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि थ्योरीज ऑफ फेलियर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड थियरी ऑफ फेलियर। तो थियरी ऑफ फेलियर की हमको जरूरत पड़ी क्यों आखिर में, ठीक है। देखो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज ये कोई यहाँ पे ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई शाफ्ट है यहाँ पे, ठीक। और इस शाफ्ट पे सपोज ये आपने P लोड लगाया, और हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया कि इस शाफ्ट के लिए जो SYT की वैल्यू है सपोज 200 मेगापास्कल है। जो भी इसका मटेरियल होगा उस मटेरियल के लिए जो SYT है वो 200 मेगापास्कल है। अब आपको बताना है कि ये P लोड इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। सपोज कुछ भी P बोल दिया 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 20 किलो न्यूटन का लोड इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इस शाफ्ट का साइज क्या होना चाहिए, मतलब इस शाफ्ट का डायमीटर क्या होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, देखो, तो इस लोड की वजह से इस शाफ्ट पे कितनी स्ट्रेस आएगी? P/A। तो ये जो भी स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 200 मेगापास्कल, सिंपल,
ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस जनरेट होगी अगर ये 200 मेगापास्कल से कम होगी तो ये जो हमारी शाफ्ट होगी वो फेल नहीं होगी। सो यहाँ से ए की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आएगा, π/4 d स्क्वायर, तो 4p/πd² लेस देन इक्वल्स टू 200। तो p की वैल्यू 20 किलो न्यूटन आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपका डायमीटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना होना चाहिए, तभी ये शाफ्ट इतने लोड को बियर कर पाएगी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूनी एक्सियल लोड है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड है, तो हम इजीली उसके साइज को, उसकी डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कंबाइंड लोडिंग के केस में। ठीक है। कंबाइंड लोडिंग, अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग हो, बहुत सारे प्लेन्स में अगर स्ट्रेसेस लगी हुई हो, तो हम डायरेक्ट इस तरह करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कोई शाफ्ट है अगेन, ठीक है, कोई शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट पे सपोज यहाँ पे इस शाफ्ट पे ये लोड लगा P, एक्सियल लोड लगा, और साथ में सपोज इस शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क भी लग गया T। अब ध्यान से देखना, इस शाफ्ट पे लोड लगा P और एक ये टॉर्क लग गया T। अब क्या होगा कि देखो P की वजह से, आपको पता है इस P की वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे ये नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे आएगी। ठीक है। और टॉर्क T की वजह से जो शियर स्ट्रेस आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा कुछ। ठीक है, ये आप जानते हो अच्छे से। सो अब इसके सरफेस पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूँ, सपोज ये मैंने x एक पॉइंट लिया, ये x यहाँ पे इसके सरफेस पे, शाफ्ट की सरफेस पे मैंने पॉइंट लिया। अब इस x के लिए अगर मैं स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ, इसको अगर मैं जूम करता हूँ x को, तो ये x आ गया आपका। और इस पे मैं अगर स्ट्रेसेस देखता हूँ तो यहाँ पे देखो एक ये एक्सियल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, एक तो ये एक्सियल स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे इस P की वजह से एक एक्सियल स्ट्रेस आएगा, और यहाँ पे इस T की वजह से एक ये शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, एक ये क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक। सो ये क्या बनेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बनना चाहिए हमारा, डेट इज क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस आएगा इस टॉर्क T की वजह से, और एक्सियल स्ट्रेस आएगा ये इस लोड P की वजह से। अब ये जो केस हो गया, ये केस हो गया हमारा कंबाइंड लोडिंग का। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी है और नॉर्मल स्ट्रेस भी है। सो अब हम डायरेक्ट इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कंबाइंड लोडिंग के केस में हमको जरूरत पड़ती है कुछ और इक्वेशंस की। ठीक है, अपने कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए। तो कंबाइंड लोडिंग के केस में वो जो इक्वेशंस आती हैं वो कहां से आती हैं, थियरीज ऑफ फेलियर से। तो थियरीज ऑफ फेलियर एक्चुअल में हमको क्या देता है, हमको इक्वेशंस देता है टू डिजाइन द कंपोनेंट व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड लोडिंग। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, सपोज फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन रॉड। अब सीलिंग फैन की जो रॉड है उस पे क्या होगा, ठीक है, कोई भी सीलिंग फैन की रॉड है, यहाँ पे नीचे फैन लगा हुआ है, इस पे ब्लेड्स लगे होंगे इस तरह से। ठीक है। अब ये जो रॉड होगी, यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये रॉड डिजाइन करनी है कि ये रॉड का डायमीटर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक तो ये एक्सियल लोड भी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये रोटेट भी होगा तो मतलब टॉर्क भी लगेगा। तो कंबाइंड लोडिंग का केस आ गया। तो आपको अगर ये शाफ्ट डिजाइन करनी है तो इसके लिए जो इक्वेशंस चाहिए वो थियरीज ऑफ फेलियर से मिलेंगे हमको। ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत क्यों पड़ी हमको, अपने कंपोनेंट्स को डिजाइन करने के लिए। कौन से कंपोनेंट्स को डिजाइन करने के लिए, उन कंपोनेंट्स को डिजाइन करने के लिए जो कंबाइंड लोडिंग जिनके ऊपर लगा हुआ है, जहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेन्स में स्ट्रेसेस लगी हुई है। ठीक, तो इतना ही आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थियरीज की। देखो अब डिफरेंट थियरीज है हमारे पास डिफरेंट लोडिंग की कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो थियरीज हैं वो 5 थियरीज हमारे पास हैं। एक फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थियरी, जिसको बोलते हैं रैंकाइंस थ्योरी बिकॉज इट इज गिवन बाय रैंकाइन। सेकेंड है हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस्का एंड गेस्ट थियरी। थर्ड है हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थियरी, इट इज गिवन बाय विनंत सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थियरी। ठीक है, एनर्जी सॉरी यहाँ पे एनर्जी,
ठीक। एंड लास्ट है हमारे पास मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉन माइसिस थियोरी। तो टोटल हमारे पास ये 5 थियरीज ऑफ फेलियर हैं जो हमको यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। और ये थियरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं और ये अलग अलग क्राइटेरिया पे दी हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही क्लियर है, जो फर्स्ट वाली थियरी है ये किसके क्राइटेरिया पे है, ये सिर्फ स्ट्रेस के क्राइटेरिया पे है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस के क्राइटेरिया को लिया गया है कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए। सेकंड वाली जो थियरी है यहाँ पे, ठीक है, शियर स्ट्रेस को लिया गया है। फर्स्ट वाली थियरी में नॉर्मल स्ट्रेस को क्राइटेरिया लिया गया है, सेकंड वाली थियरी में शियर स्ट्रेस को क्राइटेरिया लिया गया है, ठीक है। थर्ड वाली थियरी में देखो स्ट्रेन को क्राइटेरिया लिया गया है, नॉर्मल स्ट्रेन को क्राइटेरिया लिया गया है, इसके बेसिस पे कंपोनेंट को डिजाइन किया गया है। फोर्थ वाली थियरी में, ठीक है, टोटल स्ट्रेन है जो टोटल एनर्जी के बेस पे है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर है टोटल उसके बेस पे डिजाइन किया गया है। और थर्ड में कि डिस्टॉर्शन एनर्जी टोटल कितनी होनी चाहिए उसके बेस पे यहाँ पे डिजाइन करेंगे हम मटेरियल को, ठीक है। तो कौन सी थियरी ठीक है कौन सी थियरी गलत है वो आपको पता चलेगा डिफरेंट मटेरियल के लिए हमको कौन कौन सी थियरी यूज करनी चाहिए, ठीक है। कि डक्टाइल मटेरियल है तो कौन सी थियरी बेस्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है तो कौन सी थियरी बेस्ट है, या अगर हमारे पास हम बोले कि अगर शियर लोड लगा हुआ है तो कौन सी थियरी बेस्ट है, जैसे टॉर्क लग रहा है तो कौन सी थियरी बेस्ट है, नॉर्मल लोड है तो कौन सी थियरी बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट थियरीज के अपने अपने यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ठीक। तो ये हमको डिस्कस करना है 1 by 1। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थियरीज ऑफ फेलियर, और सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी की और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थियरी, जिसको हम बोलते हैं रैंकाइन्स थियरी। ये नाम आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखने, क्योंकि एसएससी जेईई वगैरह के एग्जाम में, स्टेट एजेई के एग्जाम में डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं कि रैंकाइन्स थियरी किसको बोलते हैं, ठीक है। और गेट के एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक। सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। तो रैंकाइन्स थियरी की बात करते हैं। रैंकाइन्स थियरी किसको बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MPST, ठीक है। देखो आप थियरीज ऑफ फेलियर यहाँ पे समझ रहे हो, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का चैप्टर आपको अच्छे से आता है। अब उसी का यहाँ पे पूरा यूज होने वाला है, क्योंकि जब भी कंबाइंड लोडिंग का केस आता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की हम और स्ट्रेन की बात करते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन अच्छे से क्लियर नहीं है तो पहले आप उसको अच्छे से समझो, फिर यहाँ पे आओ, फिर आपको थियरीज ऑफ फेलियर समझ में आएगा। उसमें भी अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसके लिए भी मैं सेपरेट लेक्चर ले आऊँगा फिर, ठीक है। देखो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अगर मैं बताऊँ कि सपोज कोई भी अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट है, कोई भी अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट है सपोज, और स्ट्रेस एलिमेंट पे सपोज ये यहाँ पे स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इस डायरेक्शन में, और इस स्ट्रेस एलिमेंट पे यहाँ पे सिग्मा वाई है सपोज, ठीक है। और ये यहाँ पे शेयर भी है सपोज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है दिस वन टाउ। तो इस केस में अगर डायरेक्ट मैं फॉर्मूले की बात करूं तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। एक बार हम प्लस पॉजिटिव लेंगे तो हमको एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगी, एक बार यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो दूसरी प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगी। सिग्मा 1 किसको बोलते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है हमारी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो दोनों में से, ठीक है, जब हम यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसको हम सिग्मा 1 बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 क्या है हमारा, डेट इज मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल। ये मैग्नीट्यूड के बेस पे है, पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे नहीं है, मैग्नीट्यूड के बेस पे। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसको सिग्मा 1 बोलेंगे, ठीक है। सो देखो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थियरी सेफ डिजाइन की कंडीशन क्या है हमारी, ठीक है। सो कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी और MPST। तो रैंकाइन्स थ्योरी क्या बोलती है कि इफ सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू SYT,
अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे तो SYT लेंगे, आपको पता है, यील्ड स्ट्रेंथ, और SUT। अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो SUT लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करते हैं तो सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SYT बाय N। N क्या है यहाँ पे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और SUT बाय N। तो ये है हमारी कंडीशन ऑफ सेफ डिजाइन। अगर देखो जो भी हमारे कंपोनेंट में जो भी स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, नॉर्मल और शियर, उनसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा 1 क्या है? हमारी मेजर नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा 2 क्या है? हमारी माइनर नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो हम डिजाइन करेंगे किसके लिए? मेजर के लिए। अगर मेजर के लिए अगर मेजर के लिए सेफ है तो माइनर के लिए तो ऑटोमेटिकली सेफ होगा ही होगा ना। देखो फॉर एग्जाम्पल डेट इज सपोज किसी भी मटेरियल के लिए SYT की वैल्यू सपोज 300 यूनिट है, ठीक है। और हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर कैलकुलेट किए हैं तो मैंने बोला है जो भी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो सिग्मा 1 होगा। सपोज सिग्मा 1 आया हमारा 200 और सिग्मा 2 आया हमारा 150, ठीक है। हम किसके लिए करेंगे? सिर्फ हम किसके लिए चेक करेंगे? सिग्मा 1 के लिए, कि सिग्मा 1 अगर सेफ है, ओके, तो सिग्मा 2 तो ऑटोमेटिक सेफ होगा ही होगा, वो तो कोई चेक करने की बात ही नहीं है। तो इसलिए हम ऑलवेज किसको चेक करते हैं? सिर्फ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से हम चेक करते हैं, सिग्मा 1 से। तो कभी भी आपके पास एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आया रैंकाइन्स थियरी का, MPST का, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको हमेशा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में SYT गिवन होगा, सिग्मा 1 या तो गिवन होगा या आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, और आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा होगा तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे। ये तो होगी बात न्यूमेरिकल की। लेकिन अभी इसका एक और एस्पेक्ट है, अगर क्वेश्चन थियोरेटिकल देखो कैसे बनता है यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूं, मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और वाई एक्सिस पे लूंगा मैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, देखो क्वेश्चन के हमने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको सिर्फ और सिर्फ हम सिग्मा 1 पे चेक करेंगे ना। अगर सिग्मा 1 पे वो अगर हमारा फेल नहीं हो रहा है तो सिग्मा 2 पे भी फेल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या बोलता है? एक्चुअल में बोलता है कि अगर हम दोनों पे चेक करें तो सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SYT, सपोज सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SYT, ठीक है। दोनों पे अगर चेक करते हैं तो ठीक है। एंड देखो SYT इज नियर अबाउट इक्वल्स टू SYC। SYT क्या है यहाँ पे? यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, और SYC क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। नियर अबाउट सेम होती हैं, नियर अबाउट सेम होती हैं। सो दैट मीन्स यहां से मैं लिख सकता हूं कि अगर कंप्रेशन के केस में अगर हम चेक करते हैं, मतलब अगर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती हैं तो क्या होगा? अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस आती हैं तो सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस SYT हम बोल सकते हैं, और सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे, क्योंकि SYT और SYC से सेम है ना। तो अगर कंप्रेशन के केस में मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे माइनस साइन यूज कर दिया बस, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसको हम प्लॉट करते हैं तो देखो ये SYT क्या है? ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो हम निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंट से। तो यहां से क्या इक्वेशन आएगी है कि सिग्मा 1 लेस देन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो सिग्मा 1 यहाँ पे क्या है? x, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट की अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करो तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट की लाइन कैसे आएगी? ये कुछ x इक्वल्स टू कांस्टेंट की लाइन आएगी। यहाँ पे ये कांस्टेंट ये होगा, ये c यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो डेट मीन्स ये क्या होगा? यहाँ पे ये वैल्यू होगी SYT यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये हो गया आपका SYT, ये कांस्टेंट हो गया हो, ठीक। क्या कांस्टेंट क्या है हमारा? SYT। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस SYT, दैट मींस x इक्वल्स टू माइनस C की लाइन तो इधर की साइड आ जाएगी माइनस में, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा इधर हो गया, दैट मींस इस टाइप से यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। ये वाई लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि आप ये लाइन ड्रॉ करो, ये क्या है देखो, दैट इज सिग्मा 2 लेस देन इक्वल्स टू SYT, दैट मींस y इज लेस देन इक्वल्स टू C, ये आएगी, ठीक है। लेस देन है यहीं पे ये आएगा, y इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस C। तो y इज लेस देन इक्वल्स टू C की लाइन कहाँ पे आएगी? कुछ यहाँ पे आएगी इस तरह से। y इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस C की लाइन कहाँ पे आएगी? कुछ यहाँ पे आएगी इस तरह से। तो ये पूरा क्या बनेगा आपका? ये एक स्क्वायर बनेगा जहां पे ये वैल्यूज क्या है आपकी? ये SYT है, SYT, ठीक है। ये वैल्यू ये C है, ये SYT है, इधर भी SYT, इधर भी SYT है, ऊपर भी SYT है, और ये यहाँ पे भी ये पूरा क्या है? SYT है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो
इक्वेशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू सी, x इज लेस देन इक्वल्स टू सी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये लाइन किसकी है, ये है x इक्वल्स टू सी की, मतलब ये लाइन या इसके अंदर का एरिया, ये वाला एरिया पूरा अंडर का ये वाला एरिया, ठीक है। सिमिलरली x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस सी, ये वाली लाइन और इसके अंडर का ये वाला एरिया। y इज लेस देन इक्वल्स टू सी, ये लाइन और इसके अंडर का एरिया। y इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस सी, ये लाइन और इसके अंडर का एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया हमारा क्या देगा, ये पूरा एरिया हमारा कौन सा एरिया होगा, सेफ जोन होगा, सेफ जोन होगा। अगर हमारा जो भी स्ट्रेसेस हैं अगर वो इस एरिया के अंडर में है, तो अकॉर्डिंग टू एमपीएसटी और रैंकाइन्स थियरी जो हमारा मटेरियल होगा, जो हमारा कंपोनेंट होगा, वो सेफ होगा, ठीक है। मैं दोबारा देखो इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सिग्मा 1 यहां पे, सिग्मा 2 वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये हमको क्या आएगी, एक ये आएगा स्क्वायर इस तरह से, दिस वन ये स्क्वायर आएगा, जिसकी ये साइड से इनकी डिस्टेंस कितनी होगी यहां से, पूरा S1, ठीक है। और ये एरिया पूरा, ये पूरा क्या होगा, सेफ जोन होगा, ठीक। तो अब ध्यान से सुनना, जो मैं बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंकाइन साइकिल में, एमपीएसटी में ये जो शेप बनती है फिगर की, ये कैसी बनेगी, कि स्क्वायर बनेगी। ये स्क्वायर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो रीजन होगा ये पूरा सेफ रीजन होगा अकॉर्डिंग टू एमपीएसटी, कि अगर यहां पे सपोज यहां पे कोई अगर हमारी वैल्यू आती है तो एमपीएसटी बोलेगा वो सेफ है, यहां पे आपकी वैल्यू आती है वो बोलेगा सेफ है, अगर यहां पे आपकी वैल्यू आती है वो बोलेगा अनसेफ है, ठीक है। एमपीएसटी ऐसा बोलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलने वाला हूं, सपोज यहां पे आपकी वैल्यू आई, यहां पे आपने एमपीएसटी से चेक किया, एमपीएसटी ने बोला कि ये सेफ है। एमपीएसटी ने ऐसे बोला कि एक्चुअल में वो सेफ है या नहीं, वो अभी हमारे को नहीं पता, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर सपोज यहां पे आपकी वैल्यू लाई करती है तो एमपीएसटी बोलेगा ठीक है इस एरिया के अंदर है तो वो सेफ है एमपीएसटी, लेकिन वो एक्चुअल में सेफ है कि नहीं है आपका मटेरियल, आपका कंपोनेंट, वो हमको नहीं पता। तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो ड्रॉबैक्स क्या है वो हमको देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या है वो, यहाँ पे ये देखो, जरा ध्यान से देखना बिल्कुल। सपोज कोई भी एक मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, ध्यान से देखना, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल है कोई भी, और उसके लिए हमने चेक किया, उसके लिए SYT की वैल्यू आई सपोज 300 मेगापास्कल। ये एक्सपेरिमेंट से आई, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं, एक्सपेरिमेंट से आई है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए SYT की वैल्यू इतनी आई, क्लियर। अब उस आपके कंपोनेंट के ऊपर जो भी स्ट्रेसेस हैं, जो भी आपके कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेसेस हैं, वो उससे आपने कैलकुलेट किया, उससे कैलकुलेट करके सपोज सिग्मा 1 आपका कितना आया, सिग्मा 1 आपने कैलकुलेट किया सपोज 250, सिग्मा 1 आपने कैलकुलेट किया 250, और सिग्मा 2 आपने कैलकुलेट किया सपोज -150। यह आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ गया, सिग्मा 1 250, सिग्मा 2 -250, ओके। अब यहीं से आपने SYS कैलकुलेट किया सपोज, तो SYS कितना आया इसके लिए, मटेरियल के लिए, तो नियर अबाउट जो SYS की वैल्यू होती है, नियर अबाउट, जनरली प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, वो 0.57 इंटू SYT ये होती है जनरल, ठीक है। सो यहां पे या कोई भी अगर मैं एक वैल्यू ले लूं अभी, अगर आपने SYS इसके लिए कैलकुलेट किया सपोज 200 आया, SYS कितना आया, सब आई थिंक ये SUT के इक्वल होगा, 0.57 इंटू SUT, ठीक है। ये चेक कर लेंगे क्या जो भी होगा, मैं कोई भी एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, तो SYS कितना आया सपोज 200 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूं, SYS कितना आया 200 आया, ठीक। अब एमपीएसटी के अकॉर्डिंग आपने चेक किया, एमपीएसटी क्या बोलता है, अगर सिग्मा 1 लेस देन इक्वल्स टू है SYT के, तो आपका मटेरियल सेफ है, ओके कर दो, ओके। आपने देखा सिग्मा 1 है 250 है, SYT है 300, तो सिग्मा 1 तो SYT से कम है, बट ये क्या होगा, ये इसके अंदर ही आएगा, ये इसके रीजन के अंदर ही आएगा और ये सेफ जोन में आएगा, तो ये सेफ है। लेकिन
जब आप दूसरा एस्पेक्ट देखते हो, क्या अब आप इसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो 250 प्लस 150, क्योंकि ये माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400/2। कितना हो जाएगा 400/2, ये कितना हो गया, दैट इज 200 हो गया ये। अब जब आपने देखा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है 200, और इस मटेरियल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो भी 200 है, तो ये बाउंड्री पे है, ये सेफ नहीं है, बाउंड्री पे है, ये सेफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि MPST से जो हमने चेक किया है उसमें एक ड्रॉबैक है, उसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस पे तो सही वैल्यू देगा। ये अगर आप नॉर्मल स्ट्रेसेस के बेसिस पे चेक करोगे, नॉर्मल स्ट्रेस के बेसिस पे चेक करोगे तो ये आपको ऑलवेज सही वैल्यू देगा, लेकिन अगर आप शियर स्ट्रेस के बेसिस पे चेक करोगे तो हो सकता है ये आपको फॉल्स वैल्यू दे दे। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो मैं बताना चाह रहा हूं, बस यहां से नोट करके लिखना है। देखो क्या है, देखो जितने भी आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स, so ductile materials are weak in shear. डक्टाइल्स मटेरियल आर वीक इन शेयर। डक्टाइल मटेरियल आपको पता है शेयर में वीक होते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आप डक्टाइल मटेरियल का अगर आप चेक करना चाहते हो कि जो आपका कंपोनेंट है जो डक्टाइल मटेरियल से बना हुआ है, अगर आप MPST से चेक करते हो तो हो सकता है वो आपको फॉल्स रिजल्ट दे दे, क्यों? क्योंकि MPST किस पे बेस्ड है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पे। नॉर्मल स्ट्रेस तो आप चेक करोगे वो सेफ दे देगा, लेकिन क्या पता जो शियर स्ट्रेस लग रही है वहां पे वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस से एक्सीड कर जाए, और ये बात आपको MPST से पता नहीं चलेगी। इसीलिए MPST और रैंकाइन्स थ्योरी इज नॉट suitable for ductile material, डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। तो MPST और रैंकाइन्स थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है, हम उसके लिए यूज नहीं करते हैं। सो किसके लिए यूज करते हैं, MPST इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, यही आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होते हैं और यहाँ पे शियर स्ट्रेस की बात ही नहीं करते हैं। तो शियर के पॉइंट ऑफ व्यू से MPST में बात ही नहीं करते हैं, तो हो सकता है शियर में ये फेल हो रहा हो मटेरियल हमारा, और सिर्फ नॉर्मल की बात करते हैं। और ब्रिटल मटेरियल आपको पता है नॉर्मल में वीक होता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में वीक होता है। तो इसलिए हम ब्रिटल मटेरियल के लिए ये हमेशा आपको ट्रू रिजल्ट देगा, लेकिन हो सकता है डक्टाइल मटेरियल के लिए फॉल्स रिजल्ट दे दे। इसलिए हम MPST को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस हमको समझ में आएंगी जब हम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर को समझेंगे, ठीक। सो इस थ्योरी ऑफ फेलियर में MPST में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूं, आपको अच्छे से अगर समझना है थ्योरीज ऑफ फेलियर तो 3 से 4 लेक्चर आएंगे। सबको अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, गारंटी दे रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम का आप सॉल्व कर जाओगे, ठीक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और इस टाइप की वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।